जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश ग्रामर के मिसलेनियस प्रैक्टिस सेट नंबर 14 में, जिसमें हम इंग्लिश के मिसलेनियस क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसमें आप ग्रामर से लेकर वोकैब तक के प्रश्नों को हम देखेंगे और उनको सॉल्व करने का, उनको बनाने का प्रयत्न करेंगे। और ये जो वीडियो है, आप जानते हैं कि ये वीडियो जो है बोर्ड एग्जाम्स हो या फिर एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, एनडीए या फिर कोस्ट गार्ड या फिर एसएससी के एग्जाम्स हो, उसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि वनडे एग्जाम है, छोटे मोटे। मैं बहुत बड़े एग्जाम की बात नहीं करता, और इसलिए चलिए इस प्रकार का 14वां वीडियो है। इसके पहले भी 13 वीडियो बने हैं। कुछ वीडियो जो है रिकॉर्डेड मोड में है, यानी कि प्रीमियर हुए थे, और कुछ वीडियो इस प्रकार है जो लाइव हुए थे। तो आप उन वीडियोस को भी जाकर देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो उन प्लेलिस्ट, अलग अलग प्रकार के प्लेलिस्ट बने हुए हैं इस चैनल पर। कुछ इंग्लिश के हैं, तो कुछ फिक्स प्रीपोजिशन के हैं, तो कुछ ग्रामर के हैं, तो कुछ जो हैं जीके के हैं। तो इन सब चीज़ों को आप देख सकते हैं। बहरहाल चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन इज दैट द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड इनटू द केस बट कुड फाइंड नो यूजफुल क्लूज। इसमें हमें एरर डिटेक्ट करना है कि इस सेंटेंस के किस पार्ट में कोई एरर है। अगर कोई एरर नहीं है तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, नो एरर। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ याद रखने की ज़रूरत होगी, और याद क्या रखना है हमें, तो देखिए ऑप्शन जो है इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। सॉरी, बी, हाँ ठीक है, थोड़ा मार्कर काम नहीं कर रहा था। आंसर बी हो जाएगा। अब बी क्या होगा, तो देखिए याद रखिएगा, इन्वेस्टिगेटेड जो है, या इन्वेस्टिगेट कहिए, इन्वेस्टिगेट जो है अपने बाद नो प्रीपोजिशन, यानी कि इन्वेस्टिगेट के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक, अगर आपको प्रीपोजिशन का प्रयोग करना हो तो आप इन्वेस्टिगेट नहीं लिखकर लिखेंगे लुक इनटू द मैटर कह सकते हैं, या इंक्वायर इनटू द मैटर कह सकते हैं। ठीक, तो द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड इनटू नहीं होगा, केवल होगा द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड द केस। क्या हो जाएगा, द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड द केस। इनटू का जो प्रयोग इसमें किया गया है अनिवार्य किया गया है, लेकिन अगर आप इनटू का प्रयोग करना चाहते हैं तो इन्वेस्टिगेट को हटाकर वहाँ पे आप लुक कर सकते हैं या इंक्वायर लिख सकते हैं, तब आप जाकर इनटू का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग का सही आंसर हो जाएगा बी, इसमें इनटू नहीं होगा। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न कर रहा है, चिल्ड्रेन मस्ट ओबे टू द एल्डर्स ऑफ देयर, सॉरी, चिल्ड्रेन मस्ट ओबे टू द ओल्डर्स ऑफ देयर एल्डर्स। ओ यार सॉरी, एक बार फिर से गलत पढ़ दिया मैं। चिल्ड्रेन मस्ट ओबे द ऑर्डर्स ऑफ द एल्डर्स, माफ कीजिएगा, थोड़ा वहाँ पे ऑर्डर को एक बार एल्डर पढ़ दिया, एक बार ओल्डर पढ़ दिया, वहाँ पे माफी चाहूँगा इसके लिए। ऑर्डर्स हैं, चिल्ड्रेन मस्ट ओबे द ऑर्डर्स ऑफ देयर एल्डर्स। अगर सेंटेंस के किसी पार्ट में है तो वाला हमारा आंसर होगा, और नहीं तो डी हमारा नो एरर होगा। तो देखिए इसमें क्या एरर है। यहाँ पे भी सेम उसी प्रकार का एरर है जो कि प्रश्न संख्या 1 में था। वहाँ पे भी हमें इन्वेस्टिगेट के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करना था, और यहाँ पे भी हम ओबे के साथ ओबे प्लस नो प्रीपोजिशन, सॉरी प्रीपोजिशन, यानी कि ओबे के साथ हम प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसलिए हम लोग का सही आंसर हो जाएगा बी। 2 इसमें से हटा देंगे, सही आंसर हो जाएगा चिल्ड्रेन मस्ट ओबे द ऑर्डर्स ऑफ देयर एल्डर्स। ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा बी। इसमें 2 को है जो है हमें हटाना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा प्रश्न, इसका आप आंसर दीजिए। तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है, आई विश सी डैश द प्रिंसिपल ऑफ माई कॉलेज। आई विश सी डैश द प्रिंसिपल ऑफ माई कॉलेज। ठीक, तो इस प्रकार के प्रश्न बहुत हुए हैं। आई विश हो, ठीक, इफ हो, एज इफ हो, तो उसके बाद जो सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट के बाद जो आने वाला जो वर्ब होता है वो हमेशा क्या होता है, वर होता है। क्या होता है, वर। तो
आई विश शी वर द प्रिंसिपल ऑफ माई कॉलेज, यानी कि काश वह मेरी कॉलेज की प्रिंसिपल होती। हमारा आंसर हो जाएगा बी। सामान्य अर्थ में सी के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब उसके पहले आई विश, एज या फिर एज इफ का प्रयोग हो गया हो तो वहां पे हम वर का प्रयोग करेंगे, तो हम लोग का आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, इसका आप आंसर दीजिए। आयल डैश ऑन वाटर। ऑप्शन है स्विम्स, फ्लोट्स, स्पिन्स और रोटेट्स। तो इन चारों में से जो सबसे सूटेबल होगा वही हमें यहाँ पे आंसर देना होगा। कहे आयल स्विम्स ऑन वाटर, जो है आयल जो है यानी कि तेल जो है पानी के ऊपर स्विम करता है, तैरता है। तैरने का अर्थ वहाँ होता है जहाँ हाथ पैर मार कर आदमी तैरता है, तो आयल तो ऐसा नहीं करता है। फ्लोट का भी अर्थ होता है तैरना, लेकिन यहाँ पे जो है फ्लोट पानी के ऊपर तेल का तैरना यही सही होगा, स्पिन नहीं होगा और रोटेट नहीं होगा। एक ही ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है फ्लोट्स। आयल फ्लोट्स ऑन वाटर, तेल जो है पानी पर क्या होता है, तैरता है। अगर फिजिक्स की दुनिया में जाए तो क्यों तैरता है, क्योंकि तेल का घनत्व कम होता है और पानी का घनत्व अधिक होता है, इसलिए तेल जो है पानी पर तैरता है। नेक्स्ट प्रश्न तब चलेंगे। प्रश्न संख्या 5, डैश मैन इज नोन बाय डैश कंपनी ही कीप्स। डैश मैन इज नोन बाय डैश कंपनी ही कीप्स। तो पहले बार में आदमी की चर्चा की गई है, सिंगुलर कॉमन नाउन है, तो उसके पहले हमें कोई ना कोई तो आर्टिकल चाहिए। तो यहाँ पे हम द नहीं दे सकते, क्योंकि द यहाँ पे सूट नहीं करेगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, पहले हो जाएगा ए मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। एक इंसान जिस प्रकार का संगत रखा, मतलब इंसान जो संगत रखता है, उस संगत से उसको पहचाना या जाना जा सकता है। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा पहला में ए और दूसरा में द, यानी कि ऑप्शन सी। ए मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूथ। यूथ क्या है, प्रॉपर नाउन है या फिर कॉमन नाउन है या मटेरियल नाउन है या फिर अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा डी, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, यूथ क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इजी प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इरोटिक। व्हाट विल बी साइनोनिम ऑफ इरोटिक। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सभी वर्ड्स को देखेंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा कि इरोटिक का साइनोनिम क्या होता है। इरोटिक का अर्थ होता है कामुक। क्या होता है, कामुक। ठीक, सेक्सुअल का अर्थ होता है, इसका भी अर्थ कामुक ही होता है। रॉयल का बात करें तो रॉयल का अर्थ होता है राजशाही। राजशाही, रॉयल का अर्थ होता है राजशाही। ब्यूटीफुल का अर्थ जानते हैं, सुंदर। अट्रैक्टिव का अर्थ होता है आकर्षक। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ए, सेक्सुअल। सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, सेक्सुअल इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इरोटिक का अर्थ भी कामुक होता है और सेक्सुअल का अर्थ भी क्या होता है, कामुक होता है। और भी इसके साइन होते हैं, जैसे लस्टफुल, लस्टफुल भी हम कह सकते हैं। ठीक, तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, ग्रम्बल। ग्रम्बल का साइनोनिम हमें बताना है। ऑप्शन है स्कोल्ड, कंप्लेन, शीर, फाइट। ठीक, तो यहाँ पे भी एक एक करके सभी वर्ड्स को देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा। फाइट का अर्थ जानते होंगे, फाइट मतलब होता है लड़ना। ठीक, फाइट का अर्थ क्या होता है, लड़ना होता है। सिर की बात करें तो अचानक या फिर झटके से मुड़ जाना, झटके से मुड़ना कह सकते हैं। सिर का अर्थ झटके से मुड़ना। नेक्स्ट वर्ड है कंप्लेन। कंप्लेन का अर्थ होता है शिकायत करना। कंप्लेन का अर्थ क्या होता है, शिकायत करना, शिकायत करना। स्कॉल्ड का अर्थ होता है डांटना या फटकार लगाना, डांटना। और ग्रम्बल का अभी अर्थ होता है शिकायत करना, शिकायत करना। तो इस प्रकार हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। ग्रम्बल का साइनोनिम क्या हो जाएगा, बी, कंप्लेन। ग्रम्बल का साइनोनिम बी, कंप्लेन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, अब चलते हैं। 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न क्या है, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग डैश द केस। यहाँ पे हमें प्रीपोजिशन चुनना है कि इन्वेस्टिगेटिंग के साथ क्या होगा, इन होगा या इनटू होगा
या बाई होगा या नन होगा। अगर इसका आप गलत जवाब देते हैं तो क्राइम है, क्योंकि ये जो था शायद पहला ही क्वेश्चन था या दूसरा क्वेश्चन था। मैंने यहाँ पे बताया था आप लोगों को कि इन्वेस्टिगेट जो होता है, इन्वेस्टिगेट जो है अपने बाद में प्रीपोजिशन जो है नहीं लेता है, तो इसलिए हम लोगों का आंसर यहाँ पे हो जाएगा नन। द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, बस काम खत्म। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न तब चलेंगे। प्रश्न संख्या 10। पीपल इन ए रायट, वे लोग जो एक दंगे में होते हैं। ठीक, वैसे लोग जो एक दंगे में शामिल हो जाते हैं, तो उस प्रकार के भीड़ को क्या कहते हैं? क्राउड कहते हैं, या रेबल कहते हैं, या मोब कहते हैं, या कांग्रीगेशन कहते हैं। तो देखिए, कांग्रीगेशन का अर्थ होता है पुजारियों की भीड़, जहाँ बहुत सारे पुजारी इकट्ठा हो जाते हैं तो उसके कहते हैं कांग्रीगेशन, पुजारियों की भीड़। इसका भी अर्थ भीड़ होता है, लेकिन पुजारियों का भीड़ होता है। ठीक, मोब का अर्थ होता है उग्र भीड़, उग्र भीड़। ठीक, अगला है रेबल। रेबल का अर्थ होता है बेतरतीब भीड़, बेतरतीब भीड़। और क्राउड का अर्थ होता है, इसका भी अर्थ भीड़ होता है, लेकिन जैसे मान लीजिए कहीं एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट वाले जगह पर एक उद्देश्य के लिए किस मतलब लोगों का इकट्ठा हो जाना क्राउड कहलाता है। जैसे कहीं एक्सीडेंट हुआ तो उस एक्सीडेंट वाले व्यक्ति को देखने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए तो उसको क्राउड कहेंगे। या फिर कोई अचानक कोई फिल्म स्टार या कोई यूट्यूबर कहीं आया और उसको देखने के लिए एकाएक लोग एक जगह इकट्ठा हो गए तो उसको भी क्राउड कहेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? पीपल इन ए राइट, वैसे लोग जो दंगा, तो जो लोग दंगे में होते हैं वो कैसे वे भीड़ कैसी भीड़ होती है? तो एक उग्र भीड़ होती है। तो इसलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा बी। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, पीपल इन ए राइट। सही आंसर मोब यानी कि बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए, प्रश्न संख्या 11। दैट विच कैन बी कैरिड, वह चीज जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सके यानी ढोया जा सके, उसको क्या कहते हैं? हैंडी कहते हैं, पोर्टेबल कहते हैं, पोर्टेबल कहते हैं, या बियरेबल कहते हैं। ठीक, चलिए एक एक सभी वर्डों को समझ लेते हैं। बियरेबल का होता है सहनीय, बियर मतलब सहना और इसमें एबल लग गया तो सहनीय हो जाएगा। ठीक, तो बियरेबल का क्या हो जाएगा? सहनीय। अगला वर्ड क्या है? पोर्टेबल। पोर्टेबल का अर्थ होता है पीने योग्य, जो पीने योग्य हो उसको क्या कहते हैं? पोर्टेबल यानी कि पेय। ठीक, पोर्टेबल, पोर्टेबल का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने योग्य। ठीक, इसी को कहते हैं पोर्टेबल। और हैंडी का अर्थ होता है सुविधाजनक, सुविधाजनक। तो इस प्रकार हम लोग का सही आंसर हो जाएगा बी, पोर्टेबल। दैट विच कैन बी कैरिड, वह चीज जिसे ढोया जा सकता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? पोर्टेबल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 12। ये भी क्या है? एक क्या है इरर डिटेक्शन यानी कि कॉमन इरर है। हैविंग रिजाइंड फ्रॉम हिज जॉब, साक्षी लेफ्ट द टाउन। यहाँ पे शायद 2 गलती होगा, चलिए देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे गलती 2 है, लेकिन यहाँ पे गलती एक ही मतलब कि एक ही सेक्शन में है वो दोनों। ठीक, हैविंग रिजाइंड, अगर यहाँ पे गलती नहीं पकड़ाया तो फिर क्या पकड़ाया? हैविंग रिजाइंड फ्रॉम हिज जॉब, साक्षी लेफ्ट द टाउन। अपने जॉब से रिजाइन देकर, इस्तीफा देकर साक्षी क्या की? शहर को छोड़ दी। तो इसमें क्या इरर है? देखिए इसमें 2 इरर है। सबसे पहला जो कि बाई चांस इरर हो गया है मुझसे टाइप करने में, यहाँ पे हिज नहीं होगा क्योंकि बात साक्षी की जा रही है। तो हिज ना होकर क्या होगा? हर होगा। क्या हो जाएगा? हर होगा। बात साक्षी की जा रही है इसलिए यहाँ पे हर होगा। दूसरी बात कि फ्रॉम जो है गलत है, फ्रॉम जो है ये नहीं होगा। रिजाइन के साथ भी हम प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। रिजाइन के साथ भी हम प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसलिए फ्रॉम कट जाएगा और हिज की जगह हर हो जाएगा। तो इस प्रकार हैविंग रिजाइंड हर जॉब, साक्षी लेफ्ट द टाउन, ये वाला जो है सेक्शन है सही हो जाएगा। इसलिए हम लोग इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक, और बी में क्या गलती था? दोनों गलतियों को मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 13।
आई रिक्वेस्टेड हिम टू लिसन व्हाट आई सेड एंड वर्क अकॉर्डिंगली। आई रिक्वेस्टेड हिम टू लिसन व्हाट आई सेड एंड वर्क अकॉर्डिंगली। इसमें इधर थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन फिर भी बताइए लोग। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। सेंटेंस के बी वाले पार्ट में रहे, लेकिन क्या इधर है तो याद रखिएगा, जब भी लिसन के बाद आगे अगर ऑब्जेक्ट दिखाई दे तो हमें इसके पहले टू का प्रयोग करना पड़ता है, लिसन टू। और ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, व्हाट आई सेड जो है एक फ्रेज है, ठीक क्या बोलते हैं इसको, क्लॉज है, और काम किसका कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसलिए हमें लिसन के बाद टू का प्रयोग करना होगा कि आई रिक्वेस्टेड हिम टू लिसन टू। यहाँ पे लिसन के बाद टू लगाना पड़ेगा, आई लिसन टू व्हाट आई सेड एंड वर्क अकॉर्डिंगली। तो सही आंसर हो जाएगा बी। क्या गलत था, तो लिसन के बाद टू चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14, द पुलिस विल नैब द पर्सन हु हैज डैश दिस क्राइम। पुलिस उस व्यक्ति को धर दबोचेगी जिसने इस क्राइम को, अपराध को किया है। नैब का अर्थ होता है धर दबोचना, पकड़ना सामान्य अर्थ में कह सकते हैं, लेकिन इसको एक अच्छा मतलब धर दबोचना कह सकते हैं। जैसे कि चोर को क्या कहता है, धर दबोच लिया जाता है। तो नैब मतलब पुलिस का चोर को पकड़ने के लिए नैब का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो द पुलिस विल नैब द पर्सन हु डैश द क्राइम। तो क्राइम करने के लिए सबसे अच्छा वर्ड है कमिटेड, कमिटेड क्राइम। या गलती करने के लिए हम या तो मेक मिस्टेक का प्रयोग करते हैं, मेक मिस्टेक, या फिर कमिट मिस्टेक। क्या करते हैं, कमिट मिस्टेक, कमिट मिस्टेक। तो ये हमारा सही होगा। लेकिन अगर हम लिख देते हैं डन मिस्टेक या डू मिस्टेक, ठीक, डन मिस्टेक, तो ये जो है वाक्य मतलब ये जो क्या है, दोनों का जो कॉम्बो है ये गलत हो जाएगा। मेक डन मिस्टेक नहीं होता है, ठीक, या तो कमिट मिस्टेक या कमिट क्राइम, मेक मिस्टेक। उसी प्रकार डन क्राइम या डू क्राइम नहीं होता है, क्या होता है, कमिट क्राइम, कमिट क्राइम। ठीक, यानी कि ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार हम लोग का आंसर हो जाएगा डी, द पुलिस विल नैब द पर्सन हु हैज कमिटेड दिस क्राइम। नेक्स्ट वर्ड के तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 15, आई एम कंटेंट फॉर व्हाट आई हैव। आई एम कंटेंट फॉर व्हाट आई हैव, इसमें भी इरर ही बताना है। कंटेंट का अर्थ नहीं पता हो तो मैं बता देता हूं। कंटेंट का अर्थ होता है संतुष्ट। क्या होता है, संतुष्ट। जो मेरे पास है मैं उसमें संतुष्ट हूं। तो जिस प्रकार लिसन टू वाला था, यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा। कंटेंट भी जो है, कंटेंट ये भी अपने बाद प्रीपोजिशन विथ लेता है। तो इसलिए हम लोग का ए वाला पार्ट जो है इरर होगा। इसमें कंटेंट के साथ हमें विथ लगाना पड़ेगा। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आई एम कंटेंट विथ फॉर व्हाट आई हैव। जो कुछ भी मेरे पास है मैं उसमें क्या हूं, संतुष्ट हूं। नेक्स्ट सेंटेंस को, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न संख्या 16, अंडर सच सर्कमस्टांसेज यू शुड गार्ड फ्रॉम डेंजर। अंडर सच सर्कमस्टांसेज यू शुड गार्ड फ्रॉम डेंजर। बताइए इस सेंटेंस में क्या एरर है। अंडर द सर्कमस्टांसेस कोई दिक्कत नहीं है, यू शुड इसमें भी कोई दिक्कत हो नहीं सकता, गार्ड फ्रॉम डेंजर यानी कि सेंटेंस के सी वाले पार्ट में ही कुछ एरर है। और एरर जो है वो प्रीपोजिशन से है, गार्ड फ्रॉम नहीं होता है। गार्ड के साथ हम अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं, गार्ड अगेंस्ट, गार्ड अगेंस्ट जो होता है अगेंस्ट। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, गार्ड के साथ फ्रॉम नहीं, गार्ड के साथ हम अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं। तो आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, डैश स्ट्रॉन्ग ही मे बी ही कैन नॉट डिफीट मी। डैश स्ट्रॉन्ग ही मे बी ही कैन नॉट डिफीट मी, चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों ना हो लेकिन वह मुझे नहीं हरा सकता। यहाँ पे अर्थ यही चाहिए और इसी के अनुसार हमें यहाँ पे वर्ड रखना है। तो हाउ होगा नहीं, हाउ होगा नहीं,
वाट एवर भी नहीं सूट करता है, टू तो बिल्कुल नहीं होगा, तो एक ही आंसर हो सकता है हाउ एवर स्ट्रॉन्ग ही मे बी, चाहे वो कितना मजबूत क्यों ना हो, ही कैन नॉट डिफीट मी, वह मुझे नहीं हरा सकता। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हाउ एवर। वैसे भी याद रखिएगा जब कभी भी आपको एडजेक्टिव दिया गया हो, एडजेक्टिव, और वहाँ पे इस तरह भरने के लिए दिया जाए तो वहाँ पे आप हाउ एवर का ही प्रयोग होता है, ठीक। हाउ एवर स्ट्रॉन्ग, हाउ एवर टॉल, हाउ एवर फैट, इस तरह का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल डैश हर फैमिली, शी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल डैश हर फैमिली, ये जो रिस्पॉन्सिबल है फिक्स प्रीपोजिशन अपने साथ मांग रहा है, जाहिर सी बात है, और ये जो है प्रीपोजिशन मैंने कराया है, जो फिक्स प्रीपोजिशन का प्लेलिस्ट है उसमें आप जाकर देख सकते हैं, इन सब चीज़ों को मैंने कराया है उसमें। अब देखिए यहाँ पे आप इन दो चीज़ को तो हटा दीजिएगा, शी इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल, इन तो नहीं होगा, पता ना आपका क्या सोच रहे हो, लेकिन चलिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल अपने साथ दो चीज़ को लेता है, एक लेता है रिस्पॉन्सिबल टू और एक लेता है रिस्पॉन्सिबल फॉर। अब रिस्पॉन्सिबल टू होगा कि रिस्पॉन्सिबल फॉर होगा? रिस्पॉन्सिबल टू का प्रयोग तब करते हैं जब बात किसी पर्सन की जा रही हो, पर्सन या फैमिली की बात की जा रही हो, और पर्सन और फैमिली को छोड़कर किसी भी चीज़ की बात की जा रही हो तो वहाँ पे हम रिस्पॉन्सिबल फॉर का प्रयोग करेंगे। तो शी इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल टू हर फैमिली, तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, टू। शी इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल टू हर फैमिली। फॉर का प्रयोग कब होता है? जब यहाँ पे फैमिली नहीं होता, तो व्यक्ति नहीं होता, तो फैमिली व्यक्ति ही ना होता है, तो इसलिए ए का टू का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ इल का सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? ठीक, इल और बैड ये दो जो हैं एडजेक्टिव हैं जिनका कॉम्परेटिव डिग्री होता है वर्स, दोनों का वर्स, और सुपरलेटिव डिग्री होता है वर्स्ट। तो इस प्रकार इल का सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा वर्स्ट, बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। द कमिटी डैश डिवाइडेड एंड देयर डैश बिटरनेस अमॉन्ग द मेंबर्स। ये क्वेश्चन का आंसर अगर कोई दे दे तो मैं मान जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे जो जानकार होंगे, जो इस रूल को जानते होंगे, वो भी गलत करेंगे। चलिए, जो नहीं जानते होंगे इस रूल को वो तो हालांकि गलती कर सकते हैं मे भी, लेकिन जो जानते होंगे वो देखिए क्या करेंगे, मैं बताता हूँ। चूँकि अभी मैं लाइव तो हूँ नहीं कि मैं बताऊँ, तो कमेंट देख कर मैं बताता कौन कौन, लेकिन फिर भी लाइव तो होगा ही, प्रीमियर होगा। देखिए, तो आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो जानते होंगे इस रूल को, उनका आंसर आ रहा होगा द कमिटी वर डिवाइडेड एंड देयर आर बिटरनेस अमॉन्ग द मेंबर्स। आप लोगों का आंसर आ रहा होगा बी, जो कि गलत है। सही आंसर देखिए क्या होगा, द कमिटी डैश डिवाइडेड। जाहिर सी बात है, जब कमिटी अगर डिवाइडेड है तो आप लोगों ने रूल में पढ़ा होगा कि जब कमिटी, ज्यूरी, ये जो अगर फैसला एक मत में देता है तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। अगर फैसला बट जाता है तो वहाँ पे हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो द कमिटी वर डिवाइडेड, क्योंकि कमिटी बटी हुई है तो इसलिए हमें वहाँ पे कमिटी बटी हुई है तो इसलिए हम वहाँ पे किसका यूज़ करेंगे? प्लूरल वर्ब का, और प्लूरल वर्ब इन दोनों में है तो हई तो पढ़ाई काट दिए थे, यानी कि यही आंसर होगा आर। अब देखिए यहाँ पे इज क्यों होगा, क्योंकि एंड यहाँ पे सेंटेंस अब चेंज हो जा रहा है। यहाँ पे कह रहा है एंड देयर, यहाँ पे हई देयर नहीं है, यहाँ पे देयर कह रहा है, THERE, देयर इंट्रोडक्टरी देयर है, और इंट्रोडक्टरी देयर के बाद में जो भी वर्ब का यूज होता है वो उसके बाद आने वाला जो नाउन प्रोनाउन आता है उसके अनुसार होता है। तो यहाँ पे कह रहा है देयर डैश बिटरनेस अमॉन्ग द मेंबर, जो मेंबर थे, जो सदस्य थे, उनके बीच में क्या थी? बिटरनेस थी, करवाहट थी। तो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट बन रहा है करवाहट बन रहा है, और करवाहट जो है अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हमें इसके लिए क्या देना होगा? अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम कौन सा वर्ब देते हैं? सिंगुलर वर्ब देते हैं, इसलिए हम लोग का यहाँ पे इज भरना पड़ेगा, और यहाँ पे हो जाएगा आर,
और इस प्रकार हम लोग का आंसर हो जाएगा सी, द कमिटी आर डिवाइडेड एंड देयर इज बिटरनेस अमॉन्ग द मेंबर्स। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा खेला हो गया है, जो जानकार लोग होंगे वो भी गलत कर सकते हैं, मे बी कि सही हो आप लोग, लेकिन मुझे ऐसा उम्मीद है कि गलत किए होंगे आप लोग। तो चलिए 20 क्वेश्चन को मैंने लिया था और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और चूँकि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर लगभग 1300 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और बस आप लोगों से गुजारिश यही होगी कि जल्द से जल्द दूसरा जो क्राइटेरिया उसको भी पूरा कीजिए, उसके बाद बस क्या करना है, कुछ नहीं। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से, यहीं पे हम वीडियो को समाप्त करेंगे।